हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, बेसिक बात ध्यान रखो कि ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहाँ पे इसको एड्रेस किया था? इन्होंने इसको एड्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या बोलते हैं? संविधान सभा में इसको उन्होंने एड्रेस किया था, और जो जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनको ये बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, या इसको हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, इसका उद्देश्य क्या होने वाला है। ओके तो ये उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, अपने जितने भी मेंबर थे उनको एड्रेस करा, और उन्होंने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या फीचर होने वाले हैं। हमने 2 वीडियो क्लासेस में हमने डिस्कस करा था। फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बात है। जिसने वो लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो उसको ये आंसर आता ही होगा। अगर मैं थोड़ा आपको उसके पास्ट में बताऊं तो ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत कम बार पूछा है, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बला है, जबकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी याद है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब फीचर पता है, विशेषताएं पता है, तब भी आप इसको आराम से कर सकते हो। ओके कैसे कर सकते हो? देखो, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स थे वो आपको याद रखने हैं। वो तो मैंने आपको डिस्कस कराया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, और इवन हम इसको डिस्कस भी करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है, आपको पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें हम वैसे भी इस पूरी बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके तो मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सरल भाषा में बताऊं तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को अपने संविधान सभा को ये एड्रेस किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होने वाला है, जो उसके फीचर है वो सब इन्होंने हमें बताए थे। जैसे कि पहली तो बात बोली गई है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो बनाए रखे जाएंगे, वो लोगों को दिए जाएंगे बेसिकली। और हमारी कंट्री कैसी होगी? डेमोक्रेटिक होगी। यहाँ पे लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ठीक है, आपको ये बात पता ही होगी कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे लोगों का शासन है, लोगों के लिए है, और लोगों द्वारा ही चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ही अपने लोगों को चुनते हैं, और वो किस लिए चुने जाते हैं? हमारे लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और वो होते कौन है? हम जैसे ही लोग होते हैं कुछ ना कुछ। तो हमारे देश में क्या होगी? डेमोक्रेसी होगी, जो आज भी कायम है। सोवर्जिनिटी या सॉवरन बोले इसको। सॉवरन मतलब इसको हिंदी बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, बट आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो एक कंट्री है उसकी जो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है, मतलब जो डिसीजन वो लेगी, जो मतलब कानून वो बनाएगी, तो वो सब जगह इंप्लीमेंट होंगे। ओके तो इसको बोलते हैं सॉवरन कंट्री। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कि इंडिया ने कोई कानून बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बनाया इंडिया ने, तो जो ट्रिपल तलाक का कानून अगर हमारी संसद पास कर देती है, उसे हमारा जो जुडिशरी है वो भी अप्रूवल दे देता है, तो वो पूरे भारत में इंप्लीमेंट होगा। ओके मतलब उसको कोई दूसरी कंट्री उसे रोक नहीं सकती, जैसे पाकिस्तान उसको रोक नहीं सकता है, या अमेरिका उसको रोक नहीं सकता है। तो उसको बोलते हैं सॉवरन कंट्री, मतलब अपने डिसीजन हम खुद ले सके, हमारे अंदर एक कैपेसिटी हो। तो ये आप ध्यान रखना। रिपब्लिक स्टेट, तो इंडिया में रिपब्लिक स्टेट है। इंडिया में कितने स्टेट है आज के डेट में? 28 है। ठीक है, 29 नहीं है, 28 है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको आज क्या बना दिया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये बात आप ध्यान रखना। तो ठीक है, तो ये जो इंडिया के कंटेक्स्ट में बातें हैं, वही सारी बातें किस में रखी गई थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई थी, जिसमें बात की गई थी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी, सॉवरन कंट्री होगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम ध्यान रखेंगे। फेडरलिज्म, लास्ट क्लास में आपको बताया था फेडरलिज्म क्या होता है, कि यहाँ पे दो गवर्नमेंट्स होगी मेन, एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने काम होते हैं? 97 थे पहले, आज कितने हो चुके हैं? 102 हो चुके हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम किस में लिखे हैं? सेंट्रल लिस्ट में लिखे हैं। सेंट्रल लिस्ट का मतलब क्या होता है? केंद्रीय सूची। तो मतलब सेंट्रल जो केंद्रीय सरकार है उसके काम सेंट्रल लिस्ट में लिखे, केंद्रीय सूची में लिखे हैं। तो यहाँ पे यही फेडरलिज्म हमारे देश के अंदर, कि यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 2 गवर्नमेंट के बीच में किया गया है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट में कितने काम, स्टेट लिस्ट में कितने काम है, राज्य सूची में कितने काम है? जो राज्य सूची है उसके अंदर 62 काम है। ठीक है, आप 62 हो चुके। पहले कितने थे? पहले थे आपके, पहले इसके अंदर
6 काम थे, आज के डेट में कितने हो चुके, 62 हो चुके हैं। आप ध्यान रखना। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे 2 गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट जो भारत में है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और अगली है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट लिस्ट में काम करती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट में काम करती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, तो ये बात भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों को लिबर्टी दी जाएगी, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्र, लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी। फ्री ऑफ एक्सप्रेस, जो लोग अपने विचारों को फ्री एक्सप्रेस करने के लिए फ्री होंगे, अपना ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। आप देखोगे भारत में बहुत सी पार्टी हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिजू जनता दल, ठीक है, डेमोक्रेटिक, मतलब बहुत सी पार्टियां हैं भारत के अंदर, बहुत से यूनियंस बनाए गए हैं, सबको फ्री इंडिपेंडेंस दी जाती है। फ्री ऑफ वर्शिप, फ्री ऑफ वर्शिप का मतलब होता है जो आपके रिचुअल्स है, जो आपको बेसिकली प्रार्थना करने का अधिकार दिया जाता है, जो अपने भगवान को याद करने, ये सब अधिकार हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया गया था कि ये सब हम लोगों को देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो पहले ही नेहरू जी ने बता दिया था कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हम यूज करने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर मेन फीचर है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक पोएम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एक पोएम के पहले एक पोएम की समरी होती है। समरी में क्या होता है कि इस पोएम का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि इस पोएम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी समरी क्या होगी, वो किसमें लिखा गया, कहीं ना कहीं उसको हम एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, इसको आप याद भी कर सकते हो। अगला, जो माइनॉरिटीज होंगे उन्हें सेफ गार्ड दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था, माइनॉरिटी नहीं पता तो दोबारा बता देता हूं। एक होते हैं मेजोरिटी और एक होते हैं माइनॉरिटी। देखो, जो मेजोरिटी होते हैं उनका नंबर भारत में ज्यादा है, जैसे कि हिंदू क्या है, मेजोरिटी में है। माइनॉरिटी कौन होते हैं, जो मुस्लिम्स हो, माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स। तो यहां बोला गया उनको क्या दिया जाएगा, सेफ गार्ड दिया जाएगा। आप देखोगे कि स्कूल्स में या वेरियस जगहों पर उनको फैसिलिटी दी जाती है ताकि उनका जो उनकी एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इवन बैकवर्ड क्लासेस को भी हम फैसिलिटी देते हैं ताकि वो डिप्रेस फील ना करें इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उनको अधिकार दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, ताकि उनको इंडिया के अंदर अनकंफर्टेबल फील ना हो सके, क्योंकि वो तो है तो इंडिया के सिटीजन ही हमारे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते सर माइनॉरिटी कैसे हो गए मुस्लिम्स, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप अपनी क्लास के अंदर देखना कितने हिंदू है कितने मुस्लिम है, आपको पता लग जाएगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी है कि नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में बोला गया था कि जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करना और उनको उनकी जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार इनके लिए कदम उठाएगी। ओके, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट बोला गया कि जो हमारे संविधान के मौलिक सिद्धांत है उसको बनाए रखा जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल को बनाए रखा जाएगा। सेकंड बात बोलेगी कि इंडिया के अंदर लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी, संप्रभुता होगी, मतलब सॉवर्जिनिटी होगी, मतलब हमारे देश में रिपब्लिक स्टेट होगा, मतलब यहाँ पे गणतंत्र राज्य होंगे एक तरीके से। ये भी आप ध्यान रखना। अगला यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाए रखा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संघवाद क्या होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है कि लोगों को बेसिक आज़ादी दी जाएगी। ठीक है, जैसे चलने के अधिकार, बोलने का अधिकार, स्वतंत्र, ये सब होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी लोगों के पास। ठीक है, हम एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, एक वर्शिप कर सकते हैं अपने गॉड की। ठीक है, जो मुस्लिम्स है वो नमाज पढ़ सकते हैं, जो हिंदू है वो प्रार्थना पूजा कर सकते हैं, बेसिकली सिख गुरुद्वारे जा सकते हैं। बेसिकली ये अधिकार हमने अपने लोगों को दिया हुआ है। ओके, अगला है कि पीसफुल तरीके से हम जो है इकट्ठा हो सकते हैं कहीं ना कहीं। ओके, वर्ल्ड पीस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। ये सब बातें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोली गई थी। और बेसिकली अगर आपको हमारे देश में अगर किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना है तो आप प्रोटेस्ट बिल्कुल कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन पीसफुली ही प्रोटेस्ट होना चाहिए आपको। और सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बात भी बोलेगी। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर, इक्वल मतलब समान, सबको समान ट्रीट किया जाएगा। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोला था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको बोलते हैं भारत की संविधान की उद्देश्य, कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या था।
ये ना छठी से लेकर 10th तक के क्लास के बच्चों की बुकों में लिखा होता है, लेकिन हमारा ध्यान जेनुअनली इस तरफ नहीं जाता है। मेरा भी नहीं कहता, मैं अगर अपना अपना एग्जांपल दूं, लेकिन जब मैं 11th क्लास में आया तो मैंने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसके एक एक वर्ड है ये आप गौर करो। देखो यहाँ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, देखो यहाँ पे मैंने दोनों पोस्ट लगाए हैं, इंग्लिश के लिए हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए है, तो आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि लोगों को हम बेसिकली सॉवरन, या इसको हम हिंदी बोलते हैं संप्रभुता देंगे। ठीक है, सोशलिस्ट समाजवाद होगा हमारे भारत के अंदर, समाजवाद होगा बेसिकली, सेकुलरिज्म होगा, मतलब सभी कोई भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, सभी रिलीजन हमारे लिए क्या होंगे, सेम होंगे। यही बातें हमने डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले। देखो डेमोक्रेसी यहाँ पे वर्ड आ गया, यही हमारे वहाँ पे भी लिखा था डेमोक्रेसी, और ये रिपब्लिक वर्ड भी वहीं लिखा था, तो यह भी रिपब्लिक, देखो यहाँ पे गणराज्य लिखा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन याद करने में कोई देर नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा था, ये भी आप वर्ड यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लिबर्टी दी जाएगी। ठीक है, लोगों को जस्टिस दिया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब लोगों को जस्टिस दिया जाएगा सोशल वे में, इकोनॉमिकल वे में और पॉलिटिकल वे में। ओके, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वर्ड और ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है फेथ ऑफ वर्शिप, इसको हिंदी में बोलते हैं उपासना की स्वतंत्रता, मतलब हमें अपने भगवान की पूजा करने की, मतलब अगर आप इनको भी एक पॉइंट करके लिखते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो आराम से आप याद कर सकते हो, उसमें याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपको यही याद है, प्रियम्बल अगर आपको याद है, तो आप इजीली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, जिसके चांसेस कम होते हैं, ले उसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है एक तरीके से, अंडरस्टैंड। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये भी आप ध्यान रखते हो, यहाँ पे और भी वर्ड लिखे हैं, जैसे लोगों को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होगी, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति की मतलब, अभिव्यक्ति का मतलब होता है राइट टू एक्सप्रेशन, की अपने जो एक्सप्रेशन है उसको हम मतलब शो कर सके कि हमारे क्या एक्सपीरियंस है। ओके, रिलीजन की लोगों को फ्रीडम होगी। ठीक है, अवसर, इक्वल इन अपॉर्चुनिटी, इक्वल इन अपॉर्चुनिटी, ये भी ध्यान रखना कि लोग जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी के लिए क्या होगी, इक्वल होगी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातें हमारे किस में लिखी गई, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी, और जिनको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर, हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। देखो मैंने आपको कल एक डेट बताई थी 26 नवंबर 1949, मतलब जब हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर डिस्कस करा था उसमें मैंने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1949 को बन गया था, लेकिन इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। तो आप मुझे बताइए इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन अगर आपको 12th के बाद यूपीएससी का एग्जाम देना है या एसएससी का आपको एग्जाम देना है, या आपको एसएससी का एग्जाम देना है, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपके बेसिकली आते हैं। तो आपका ये बेसिक है, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी, अंडरस्टैंड। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, तो आप इनको इसको याद भी कर सकते हो। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों, तो ये याद भी कर सकते हो, काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। ओके, अब बात करते हैं हमारा संविधान। बहुत से लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं हमारा संविधान तो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बोरोड का मतलब है उधार लिया हुआ संविधान है। तो अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो कहीं ना कहीं ये बात एक अलग नज़रिए में बोलूँ तो सही भी है, और एक दूसरे नज़रिए में बोलूँ तो सही नहीं भी है। क्योंकि देखो, मान लो कि मैं अगर कोई अच्छी हैबिट किसी दूसरे व्यक्ति से लेता हूँ तो ये मैंने उधार थोड़ा ना ली है, जबकि मैंने उस अच्छी हैबिट को अपनाया है, एक्सेप्ट किया है, तो इसको उधार लेना थोड़ी ना बोलेंगे, जबकि ये तो मैंने उससे ये अच्छी बात सीखी है, लर्न किया है। तो हमने क्या करा, हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अच्छी बातें थी उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो मैंने दोनों लिख दिया है, यहाँ हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया है और यहाँ मैंने इंग्लिश वालों के लिए भी लिख दिया है, ताकि आपको याद रहे। चलिए पहले हम समझते हैं ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या हमारा संविधान उधार का संविधान है, तो कभी भी डिबेट में फंसो तो आप बता सकते हो कि यस, आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते। अगर आप लर्निंग एटीट्यूड से देखो तो नहीं, हमने कोई उधार नहीं लिया, जबकि हमने अच्छी बातें सीखी है। लेकिन अगर आप बेसिक पर्सपेक्टिव में देखो तो हाँ, हमने बहुत सी बातें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जैसे
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको वो हिंदी में बोलते हैं संसदीय प्रणाली। हमारे देश में संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है। ये हमने किससे लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। क्योंकि आपको पता होगा भारत में किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था, बिल्कुल ब्रिटिश का रूल था। तो इसीलिए हमने किससे अडॉप्ट करा है? ब्रिटिशर से रूल अडॉप्ट करा है। रूल ऑफ लॉ, हमारे संविधान में कानून के बराबर, कानून के सामने सभी समान रहेंगे। ये बात भी हमने किससे ली है? ये बात भी हमने किससे ली है? ब्रिटिशर से ली है। ये आप ध्यान रखना। लॉ मेकिंग प्रोसेस, कि हमारा संविधान किससे, हमारा जो कानून है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, मतलब इसको हिंदी बोले कानून बनाने की विधि, वो भी हमने किससे लिया है? वो भी हमने ली है ब्रिटेन से। आपको पता होगा पहले जो अगर बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में पास होने के बाद वो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास जाता है। वैसे बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो मैं आपको जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 उसमें अच्छे से डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी डिस्कस करूंगा खामखा टाइम हमारा वेस्ट ही होने वाला है। उस चैप्टर में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान में लॉ कैसे बनाया जाता है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब हम भले ही किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, फॉर एग्जांपल बिहार, ठीक है, तो हम रहेंगे क्या? इंडियन ही रहेंगे। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। जो स्पीकर है, स्पीकर हिंदी में भी स्पीकर ही बोलते हैं इसको, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। तो ये पावर हमने किससे ली है? ये पावर हमने किससे ली है? हमने ये पावर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो आप इसको ध्यान रखो। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 4 याद कर लेना काफ़ी है। देखो यहाँ पे लिखा भी है ब्रिटेन के बारे में। तो संसदीय व्यवस्था बता दिया मैंने आपको, एक ही 1 सिटीजनशिप होती है। कानून बनाने की प्रक्रिया भी होती है, हमने ब्रिटेन से लिया है। यहाँ पे आप बता सकते हो कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन भी हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ये भी ध्यान रख सकते हो। यूएसए से हमने क्या लिखा है? फंडामेंटल राइट ली है, ठीक है, मौलिक अधिकार लिए हैं हमने, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि न्याय पुनर्वलोकन, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू, वो हमने किससे लिया है? यूएसए से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पावर है हमारे ये, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो आप ये 4 याद रखना, एक ये याद रखना। देखो मैं बता रहा हूँ, ब्रिटेन से क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है, ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। रूल ऑफ लॉ याद कर सकते हो, ठीक है, या कानून का शासन याद रख सकते हो। कानून का शासन, थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। कानून का शासन ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये वैसे चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, वैसे आंसर वाली में मिल जाएगा आपको। ये उसके लास्ट में जो एक इमेज है उसमें बेसिकली सारे लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी चारों वो याद कर सकते हो। मेरा मोटिव आपको यही है कि आप इनमें से सारे ना, मतलब हर कंट्री के 2 से 3 तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ गए हैं। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, पूछेगा फंडामेंटल राइट हमने किससे लिया है? तो आपको ध्यान रखना है हमने अमेरिका से लिया है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे अमेरिका के बारे में। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये क्यों है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगेन मैं कहूँगा कि आप वो देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये 4 आप यहाँ से याद कर सकते हो। मेन क्या है? फंडामेंटल राइट, इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। डीपीएसपी क्या है? मैंने आपको ये भी उस लेक्चर में बताया। तो आप देख रहे हो ना कि जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये वो जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आप इसमें से आप एक याद रख लेना, डीपीएसपी आयरलैंड से, और भी याद कर सकते हो। बस ये कि मेन क्या है, डीपीएसपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला वैसे बुक में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इसमें से आप ये ध्यान रख लेना, कॉन्करेंट लिस्ट, या इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, ये भी हमारे बेसिकली किससे लिया है हमने? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये आप ध्यान रख सकते हो। वैसे एक बुक में नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आप याद भी कर सकते हो उसको। जर्मनी से ये याद रख लेना, ठीक है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? ठीक है, जर्मनी से हमने क्या लिया है? भारत में आपातकाल लगाने का प्रोसेस, इमरजेंसी लगाने का प्रोसेस। इमरजेंसी क्या होती है इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा 7 चैप्टर में। 3 आर्टिकल ध्यान रखना इमरजेंसी के लिए, 352, 356 और आर्टिकल 360। तो ये तीनों को हम अच्छे डिस्कस करेंगे जब हम अपना चैप्टर नंबर 7 करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी, उसकी कहानी भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये प्रोविजन हमने किससे लिया? ये प्रोविजन लिया हमने जर्मनी से। ये भी याद कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कनाडा का याद कर लो। कनाडा में हमने क्या लिया है? संघात्मक विशेषता, या इसको हम बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बताया था भारत के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये भी हमने किससे लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। अविशिष्ट शक्तियाँ, ये ध्यान रखना
इसको हम बेसिकली अविशिष्ट शक्तियाँ, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अविशिष्ट शक्तियों को बोलते हैं वो शक्तियाँ जो आज़ादी के बाद परिस्थितियाँ बदलने, मतलब जब जो कंडीशन है जब वो बदल गई, ठीक है, जब कंडीशन बदल गई, कुछ नई नई चीज़ें आई, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट, तो इंटरनेट की और किसके हाथों में रहेगी, तो वो सब अविशिष्ट शक्तियाँ इसको हम बोलते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। ये देखो आप यहाँ लिखा भी होगा, ठीक है। किसमें थी रेसिड्यूरी पावर आपकी, इस वाले में नहीं है शायद, इंग्लिश वाले में, तो आप ध्यान, ये रही रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूल पावर, ये ध्यान रखना। तो रेसिड्यूल पावर का मतलब क्या है कि वो पावर्स जो रिसेंटली आई है, जो नई नहीं है परिस्थिति, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को बेसिकली इंप्लीमेंट हुआ था। तो 1950 से लेकर अब तक बहुत सी कंडीशन बदल चुकी है, सिचुएशन बदल चुकी है। इसी रीज़न से जो आज कंडीशन बदल चुकी है, तो उसके लिए हमें अलग कानून बनाना पड़े, अलग नियम बनाना पड़े, खासकर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किसके अंदर आता है, रेसिडुअल पावर के अंदर आता है, अविशिष्ट शक्तियों के अंदर आता है। वो हमने किससे ली है, कनाडा से ली है, ये भी ध्यान रख सकते हो। ये ध्यान रख लेना कि हमने जो अमेंडमेंट की पावर है वो किससे लिया है, साउथ अफ्रीका से ली है। संशोधन की प्रक्रिया बताते हैं ना, हमारा संविधान क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। 8th क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी ध्यान रखना। कहाँ पे लिखी गई है ये, संविधान का आर्टिकल जो 51 है, 51A, इसके अंदर लिखा गया है कि हमारे संविधान की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो क्या क्या है। फॉर एग्जांपल कि अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, अपने राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करना, एजुकेशन को प्रमोट करना बच्चों की। तो ये सब बातें हमारे इसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब आपके लिए ये था कि इनमें से आप कुछ याद कर लेना एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि हमने कौन सा पावर किस कंट्री से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो तो आप कम से कम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है, 3 पार्ट में मैंने इसको अपलोड करा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।